अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लियर पॉइंट टीवी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे पीछे आपको एक वीरान इमारत नज़र आ रही है। दर हकीकत ये इमारत वीरान क्यों हो गई, इसके वीरान होने के पीछे क्या वाक़यात हैं, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगा। इस इमारत को आज से तकरीबन 100 साल पहले तामीर किया गया और इस इमारत को तामीर करवाने वाले इंसान का नाम क्या था? उनका नाम था कर्नल कॉल। और ये इमारत आज इस हालत में मौजूद है। जिन लोगों ने इसको तामीर करवाया था, अगर वो हयात होते तो वो इसको देखते ही दंग रह जाते, क्योंकि उन्होंने एक कदीम वक़्त में इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, इस कोठी को बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा लागत का इस्तेमाल भी किया। लेकिन जो आज कल के दौर में इस बिल्डिंग के तामीराती काम का मुवाजना किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कीमत के हामिल चीज़ें हैं। और मैं आपको इसकी कीमत बताता चलूँ तो ये आज से तकरीबन 100 साल पहले जब इस इमारत की तामीर की गई थी तो उस वक़्त में जो 1000 ईंट है वो तकरीबन 20 रुपए में मिलती थी। और उस वक़्त इस कोठी को बनाने पे तकरीबन 9 लाख रुपए का खर्चा हुआ और जिसकी बिना पर इस इमारत का नाम 9 लखी कोठी रख दिया गया। और आज अगर इस कोठी की हालत को देखा जाए तो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ के इलाका मकीनों ने यहाँ पर अपने ज़रूरी आलात को अंदर रख दिया है और भैंसों की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको भी इन कोठी के अंदर रख दिया है, जिस तरह से ये कोठी उनकी मलकियत है। हालांकि ऐसा है कुछ भी नहीं। बाकी के जो भी सवालात हैं अंदर जाने के बाद वो भी मैं आप लोगों की क्लियर करता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है, वो भी मैं आपकी नज़र करता चलूँ। उजड़ गए वो बाग जिनके हज़ारों माली थे, उजड़ गए वो बाग जिनके हज़ारों माली थे, गया जब सिकंदर इस दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो इस बात से भी वाज़ह हो जाता है कि जो चीज़ एक दफ़ा बन जाती है उसने एट द एंड कभी ना कभी ख़त्म भी होना होता है। लेकिन कर्नल कॉल ने इस कोठी को इस कदर तमीर और इस तरह से तामीर करवाया था कि उसने कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरी नस्ल में से कोई एक बच्चा भी नहीं मरेगा, मैं यानी कि ताहयात मैं इस दुनिया पे और अपनी इस कोठी के ऊपर कायम रहूंगा। उसने इस कदर इस पे मेहनत की और इस तरह से इसको बनवाया। लेकिन आज अगर देखें तो कर्नल कॉल की नस्ल का भी कोई हमें कोई बच्चा भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा और इस कोठी को इस कदर यहाँ के इलाका मकीनों ने वीरान कर दिया है कि अगर आप सोचें इस चीज़ को और गौर करें तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आए मेरे साथ इस कोठी के अंदर चलते हैं और बाकी के मनाजर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी तो नाजरीन, ये वो हाल है जिस जगह पर आने वाले मेहमानों को बिठाया जाता था और उनकी मेहमान नवाजी की जाती थी। और अगर मेरा कैमरा मैन इस हॉल की छत को दिखा सके तो इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। और इसके अलावा मेरे दोनों अतराफ में आपको रूम नज़र आ रहे हैं और मेरी बैक पे एक आपको जिसको हम गैलरी का नाम देते हैं वो गैलरी गुजर रही है। और इस बिल्डिंग की जो ख़ास बात है, इस बिल्डिंग के अंदर जो कमरे हैं वो बेशुमार बना दिए गए हैं। आप एक तरफ देखते हैं तो आपको ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको किचन नज़र आ रहा है और किसी और तरफ देख रहे हैं तो आपको बैठने की कोई और आराम का नजर आ रही है। यानी कि कर्नल कॉल ने इस कोठी को इस कदर कीमती लागत के साथ बनाया था कि उनका ये मकसद था कि मैं ताहयात इधर रहूंगा, मेरी फैमिली रहेगी, नस्ल दर नस्ल वो अपना निज़ाम इस कोठी के ऊपर चलाना चाहते थे। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें कि ऐसा कुछ भी ना हो सका। और इसके अलावा अगर मैं मुख्तसर कर्नल कॉल के बारे में आपको बताता चलूं तो कर्नल कॉल एक बरतानवी अंग्रेज थे। जिस वक़्त अंग्रेज हुकूमत थी पाकिस्तान के ऊपर तो उस वक़्त कर्नल कॉल इस इलाके में आबाद थे और ये कोठी जो है उस वक़्त में उन्होंने तामीर करवाई। और कर्नल कॉल के पास इस कोठी के इर्द गिर्द तकरीबन लाखों एकड़ का रकबा कर्नल कॉल की मलकियत हुआ करता था, जो आजकल यहाँ के इलाका मकीनों ने अपने कब्जे में कर रखा है। और इसी के साथ मैं आपको सामने गैलरी का व्यू भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं।
जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम गैलरी के अंदर आ चुका हूँ और मेरे गैलरी के और मेरे दोनों अतराफ आपको बेशुमार दरवाजे नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल इस गैलरी के अगर अब सामने की तरफ देखा जाए तो एक मेन दरवाज़ा रखा गया है और मैं आपको उस दरवाजे तक लेके जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रास्ते के अंदर से ने अपना डेरा जमाया हुआ है। तो खुदा ना करे कि मैं आगे जाऊं तो मेरे साथ यहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाए। और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत वीरान एरिया में मौजूद है और यहाँ पर ऐसे समझ लें कि मैं बेयारो मददगार के तहत आपको स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो ये थी कर्नल कॉल की वो कदीम दौर में एक जदीद बिल्डिंग बनाई गई। और बनाई तो उन्होंने इसको कर्नल कॉल ने इस बिल्डिंग को बनाया तो कदीम दौर के अंदर था, लेकिन ये आजकल की बिल्डिंग्स का मुकाबला कर रही है। और बाकी की जो तफसील है वो मैं आपको दूसरी जानब जाके बताने की कोशिश करता हूँ। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त कर्नल कॉल की कोठी के तीसरे हाल में आ चुका हूं और अगर मेरा कैमरामैन आपको इस कोठी के दरवाजे भी दिखा सके तो वो भी बड़ी जदीद किस्म की उन्होंने एक कदीम दौर के अंदर बनाए गए थे और आज उनकी हालत ना देखने को है। और इस कोठी की मैं आपको एक और अनोखी बात बताता चलूं तो वो क्या थी। इस कोठी के कमरे तो बेशुमार थे ही, उसके साथ साथ इस कोठी के दरवाजे भी बेशुमार थे। और कर्नल कॉल ने आज से 100 साल कबल जब इस कोठी को तमीर करवाया और फिर उसके बाद एक शर्त रख दी गई कि जो इंसान इस कोठी के किसी भी एक दरवाजे से अंदर इंटर हो और फिर उसके बाद इस कोठी को मुकम्मल तौर पर देख ले और फिर उस देखने के बाद उसी दरवाजे से अगर बाहर निकल आता तो उसको 500 रुपए का इनाम दे दिया जाता। लेकिन 500 रुपए का इनाम आज तक किसी भी इंसान ने नहीं लिया, क्योंकि उस इंसान ने लेना था जो उस शर्त को पूरा कर पाता। लेकिन जो भी इंसान या कोई भी बंदा एक दरवाजे से जब अंदर इंटर हो जाता, कोठी को मुकम्मल तौर पर देखता और फिर उस दरवाजे से वो बाहर नहीं निकल पाता था, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। और वो 500 का इनाम भी अगर आजकल के दौर में उसका मुवाजना कर दिया जाए तो वो लाखों रुपए की मालियत बनती है, जिसको कोई भी इंसान वसूल नहीं कर सका। और इसके साथ साथ मैं आपको इस कोठी के जो छत का व्यू है वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो बागात हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके साथ साथ कर्नल कॉल के पास यहाँ का जो लाखों एकड़ में रकबा था उसकी भी आपको तफसील देता हूँ कि वो आजकल किन लोगों के पास है और कर्नल कॉल की मौजूदगी में वो किन लोगों के पास हुआ करता था। और एक बहुत मशहूर मुरब्बा है घोड़ी पाल मुरब्बा, यानी कि एक घोड़ी कर्नल कॉल जिस बंदे को देते थे साथ में उसको 25 एकड़ रकबा अलाट कर देते थे। जब तक उस बंदे के पास वो घोड़ी रहती थी, उसकी वो देखभाल करता था, उसको 25 एकड़ रकबा अलाट कर दिया जाता था। तो मैं आपको वो घोड़ी पाल के जो हाथे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, साथ में जो बागात हैं और इस बिल्डिंग के चारों तरफ का जो व्यू है वो सारे चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और साथ में मैं आपको कर्नल कॉल की बेटी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और अगर कर्नल कॉल की बेटी की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था और वो कहती थी कि मेरी इस बिल्डिंग, इस कोठी के साथ इस कदर दिल लगी हो चुकी है कि इसको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो फिर कर्नल कॉल साहब क्या करते हैं कि अपनी बेटी को इसी बिल्डिंग में छोड़ते हुए यहाँ से रवां दवां हो जाते हैं। और फिर उसकी कर्नल कॉल की जो बेटी थी यहाँ पर काफी देर आबाद रही और उसके बाद एक दिन वो यहाँ कर्नल कॉल की बेटी किसी काम से जा रही थी इसी इलाके के अंदर, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जिस एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत वाक़या हो जाती है।
बेसिकली जो घोड़ी पाल मुरब्बा अलाट कर दिया जाता था वो किस तरह से अलाट कर दिया जाता था। जिस तरह से मेरे बिल्कुल पीछे आपको एक हाथा नजर आ रहा है और इसके अंदर अभी भी घोड़ियां मौजूद हैं। तो कर्नल कॉल अपने दौर के अंदर करते क्या थे कि एक घोड़ी एक इंसान को देते और फिर उसको साथ में 25 एकड़ रकबा अलाट कर दिया जाता। वो उस घोड़ी की देखभाल करता जब तक उस टाइम तक उस इंसान उस आदमी के पास 25 एकड़ रकबा रहता था। और आज भी वो जो है सिलसिला रवा दवा है। जिस तरह से आज भी घोड़ियों के हाथे मौजूद हैं। मेरे जी बिल्कुल मैं इस टाइम एक हाथे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मेरी राइट वाली साइड में और मेरी लेफ्ट वाली साइड में, यानी कि इस जो बिल्डिंग है इसके आसपास आज भी घोड़ियों के हाथे मौजूद हैं जिनको आज भी वही रकबा अलाट कर दिया गया है और वो घोड़ियों की देखभाल कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों के ऊपर कायम दायम है। जी तो मैं इस वक्त 9 लखी कोठी की छत के ऊपर मौजूद हूँ और इस छत को आप भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है और ऐसी इस बिल्डिंग की किसी भी कमरे की कोई भी छत नहीं है जो इस वक्त महफूज हो। और मैं बड़ी मुश्किल के साथ इस छत के ऊपर अपनी टीम को लेके आया हूँ जस्ट आप लोगों के लिए कि आपको मैं इस बिल्डिंग का व्यू प्रॉपर तौर पर दिखा सकूं। और इस बिल्डिंग की जो छतें हैं इसको कदीम दौर के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया और इसके साथ साथ कुछ लोहे का इस्तेमाल भी किया गया। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूं कि कोई भी चीज़ ताहयात नहीं रहती, एक ना एक दिन उसने ख़त्म होना होता है। जिस तरह से ये बिल्डिंग की मिसाल आप लोगों के सामने वाज़िया तौर पर मैंने रख दी है। आपने भी कमेंट सेशन के अंदर लाजमी अपनी राय देनी है कि आपने इस बिल्डिंग को देखा और मेरी बातें आपने सुनी, आया कि वे मैंने बातें जो की हैं वो ठीक की हैं या मैंने कुछ झूठ बोला है। और अपनी कमेंट सेशन में राय देना आप मत भूलिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी एट द एंड पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की है और एक दफा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको महफूज कर लिया जाए, उनके जो तामीराती काम हैं उनको दोबारा करवा दिया जाए और इस तरह की चीज़ों को सैर व तफरी के लिए महफूज कर दिया जाए। जिस तरह से मैंने आपको इस बिल्डिंग के चारों तरफ में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी बताने की कोशिश की है, जैसे कि घोड़ी पाल मुरब्बे थे और बागात थे और इस बिल्डिंग के जो अंदरूनी मनाजर थे, हॉल था, रूम थे और जो बग्गी के आने जाने का रास्ता था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और एट द एंड मैं इस बिल्डिंग की छत पर भी आ गया और छत का भी जो व्यू था वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और आखिर में आपको मैं एक 9 लखी कोठी के ऊपर एक बुक लिख दी गई है, मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप उस बुक को लाजमी पढ़िएगा और इसी के साथ साथ आप अपनी राय कमेंट सेशन में देना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद आसिम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।